क्या चल रहा है संगम बिहार में, क्या भविष्य होने जा रहा है हमारे इस क्षेत्र का। हमने जब मास्टर प्लान 2021 में दिए हुए रास्तों की लड़ाई स्टार्ट की, वो रास्ते क्या थे वो पहले मैं आपको बताता हूँ। एक रास्ता था 300 फीट का, जो कालका जी की तरफ से आने वाला रास्ता है, आप लाल कुएं के पास आपने देखा होगा, उससे जुड़ के संगम बिहार के पीछे से, कोई मकान नहीं टूट रहा है उसमें, संगम बिहार के पीछे से वो 100 मीटर का रास्ता निकलता है इग्नू यूनिवर्सिटी पे और सार्क यूनिवर्सिटी के सामने से होता हुआ जो मेट्रो लाइन है गुड़गांव की, उसके नीचे से क्रॉस करके महरौली के पीछे से होता हुआ, रजौरी के पीछे से होता हुआ सिम्हाड़गा में NH8 पे मिलना था। ये रास्ता था 100 मीटर का, जिसे अर्बन एक्सटेंशन पार्ट 2 बोला जाता है। एक रास्ता था मास्टर प्लान 2021 में 220 फुट का MB रोड से इग्नू यूनिवर्सिटी के साथ से निकलता हुआ इस अर्बन एक्सटेंशन पर मिलना था। एक रास्ता था 100 मीटर का गेट नंबर 1 सैनिक फार्म से दुर्गा विहार और L ब्लॉक के पीछे से होता हुआ अर्बन एक्सटेंशन पे मिलना था। 30 मीटर का रास्ता, 100 फीट का रास्ता। एक रास्ता था जो बांध रोड है, आप कभी गए हो उस तरफ पहाड़ी के स्कूल से, तो वो रास्ता सीधा सैनिक फार्म से होता हुआ 220 फीट रोड पे जुड़ना था। एक रास्ता मंगल बाजार का रोड था जो 100 फीट का सीधा अर्बन एक्सटेंशन पे जुड़ना था। एक रास्ता मंगल बाजार से लेके और इग्नू रोड पे जाके जुड़ना था, ये भी 100 फीट का था। हमने मास्टर प्लान को जब पढ़ा 2006 में वो मास्टर प्लान तैयार हो गया था। मैं उसमें से लेके बहुत लोगों के पास गया कि भाई हमारे क्षेत्र में रोड नहीं है, बिना रोड के हम लोग बहुत परेशान हैं, यहाँ से निकलना हमारा आना जाना असंभव हो गया है, क्योंकि ट्रैफिक इतना है, पॉपुलेशन इतनी है, इस क्षेत्र में 10 लाख लोग बसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर रास्ते नहीं होंगे तो हम कैसे अपने बच्चों को आने वाले समय में एक अच्छा समय दे पाएंगे। आज तो हम ही नहीं निकल पा रहे, जब ये आबादी 10-15 साल में दुगनी हो जाएगी तब तो स्थिति विकट हो जाएगी। आप रतिया मार्ग पे देखते हैं क्या स्थिति है, कुछ भी काम चले हो लेकिन आपने मुसीबतें तो भुगती हैं 4 साल तक, क्या आप निकल पाते हैं? आज बरसात में जब बरसात होती है, जो जहाँ है वहीं खड़ा रह जाता है। अगर वो MB रोड पर खड़ा है तो उसकी मुसीबत है कि वहीं खड़ा हुआ है, गुप्ता कॉलोनी में खड़ा हुआ है तो वो गुप्ता कॉलोनी में खड़ा हुआ है, क्योंकि जल भराव की स्थिति है, रास्ते हैं ही नहीं, कहाँ से निकल के जाएंगे। तो हमने ये लड़ाई स्टार्ट की कि मास्टर प्लान 2021 के रास्ते बनने चाहिए। हमने पूरी मजबूती से अपनी आवाज़ को उठाना स्टार्ट किया। इस बीच क्या होता है, कोरोना पीरियड आ गया, लड़ाई रुकी, सब लोग घरों में बंद हो गए, हम भी चुप हो गए घर में बैठ के। लेकिन सडनली क्या चेंज होता है कि 2041 का मास्टर प्लान आ जाता है। सरकार इस कोरोना पीरियड के अंदर ही 2041 के मास्टर प्लान को जारी कर देती है। 25 मई को नोटिफिकेशन हो जाता है कि 2041 का मास्टर प्लान लागू आ गया है, ड्राफ्ट प्लान आ गया है। हमने उसको स्टडी किया तो हमने पाया कि संगम बिहार का जो आपकी विधानसभा का क्षेत्र है, जिसमें हमारे आदरणीय दिनेश मोहनिया जी यहाँ से विधायक हैं, ये संपूर्ण क्षेत्र रिच क्षेत्र में दिखाया हुआ है, संपूर्ण क्षेत्र रिच क्षेत्र में दिखाया हुआ है। हमने देखा इसको और हमें लगा कि ये तो कमाल हो जाएगा अगर इसकी आवाज़ नहीं उठाई। 4 लाख लोग इस क्षेत्र में बसे हुए हैं और सरकार ने इसे रिज में कैसे डिक्लेयर कर दिया। ये बात आपको शायद अविश्वसनीय लगे कि किसी ने इस बात को उठाया क्यों नहीं। हमने तुरंत इस बात को उठाया कि क्षेत्र को जगाना चाहिए। अगर ये गलती हो गई, 45 दिन का टाइम था जिसमें DDA ने कहा कि आप अपने ऑब्जेक्शन सजेशन जमा करा दें। हमने बहुत कोशिश की, 45 दिन में हमारी कोशिशें बहुत रही। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किए, ज़्यादा ने नहीं किए, क्योंकि लोगों के अंदर एक आइडियोलॉजी बन गई है, कुछ नहीं होगा। सब ये सोचते हैं कुछ नहीं होगा, 40 साल से बसे हुए हैं,
आज तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोर्ट से आपको नोटिस आ जाए कि आपने 30 दिन के अंदर जवाब देना है और आप उस नोटिस का जवाब ना दें, तो क्या कोर्ट एक्शन नहीं लेगा? वो आपको एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देगा, डिसीजन दे देगा। उस डिसीजन से प्रभावित आप होंगे। यही स्थिति डीडीए के इस 45 दिन के नोटिफिकेशन की थी, जिसमें उसने कहा कि ऑब्जेक्शन फाइल करें। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के दबाव पे ये 1 महीने तारीख बढ़ गई। पहले 23 जुलाई लास्ट डेट हो गई थी, 25 मई को नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन उनका जो गजट आया वो 9 जून को आया। उस हिसाब से 45 दिन 23 जुलाई को खत्म हो जाने थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशनों ने कहा, हमने भी कहा कि कोरोना पीरियड चल रहा है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं और मास्टर प्लान की जानकारी आम आदमी को नहीं है, तो समय बढ़ाया जाना चाहिए। 1 महीने डीडीए ने समय बढ़ाया, आगे बढ़ा दिया। 23 अगस्त लास्ट डेट थी। हमने बहुत शोर मचाया और इस बार शोर मचाने पे हम कामयाब हुए। इस बार हम संगम बिहार को जगाने में कामयाब हुए और हमने हजारों ऑब्जेक्शन डीडीए में फाइल कराए कि भाई रिज एरिया नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है, निजी भूमि पे बसे हुए हैं, किसी पहाड़ की जमीन में नहीं बसे हुए। हमारी बेसिक बात यह थी, हमने कभी नहीं कहा कि संगम बिहार टूट रहा है। हमने कहा सावधान सावधान, संगम बिहार रिज क्षेत्र में दिखा दिया गया है। अगर आपने ठीक नहीं करवाई गलती डीडीए में तो नुकसान हो सकता है। नुकसान क्यों हो सकता है? आप कहेंगे डीडीए तो रजिस्ट्री कर रहा है, विधायक तो रोड बना रहा है, बिजली मिल गई है, हमारे तो सारे काम हो रहे हैं, वोटर लिस्ट है, हम वोट डालते हैं। सारी बात सही है, बिल्कुल सही। लेकिन अनंतपुर के उन फार्म हाउसों से पूछिए, उन्होंने भी तो रजिस्ट्री कराई थी। वहां क्या बिना रजिस्ट्री के फार्म हाउस थे जिन पे बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं? रजिस्ट्री वहां भी थी, वो अवैध नहीं थे। लोगों की पहाड़ में मलकियत थी और उन्होंने किसी को बेची तो उन्होंने रजिस्ट्री करके वो मकान खरीदे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया कि अरावली की रिज में कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं मंजूर होगा, तोड़े जाएंगे। ये आदेश खोरी पे भी लागू हो गया। आपने देखा, तो मैं डरा नहीं रहा किसी को, मैं सावधान करने की कोशिश कर रहा था और कर भी रहा हूं कि अगर रिज क्षेत्र दिया गया है तो उसको ठीक कराएं। सबसे पहली जिम्मेवारी हमारी है कि उसको ठीक कराएं। इसलिए लोगों से हमने ऑब्जेक्शन फाइल कराए कि भाई रिज नहीं है, हम निजी मलकियत में बसे हुए लोग हैं, ये रिज क्षेत्र पहाड़ का क्षेत्र नहीं है, एग्रीकल्चर का क्षेत्र था जिसमें हम बसे हुए हैं। अब आप देखेंगे किसी ने एक स्टेटमेंट दे दी, चलता हूं स्टेटमेंट दे दी कि हरा रंग तो खेती का होता है। मैंने कहा नक्शे को पढ़ो, कोई स्टेटमेंट देने से पहले भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ मत करो। आप जो कह देंगे लोग विश्वास कर लेंगे क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, हम जो कहेंगे उस पर देर में विश्वास करेंगे। तो मैंने कहा जिसको चाहिए नक्शा ले ले डीडीए का, क्लियर कट रीजनल पार्क लिखा हुआ है। डीडीए का नक्शा लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रेजेंस में, वाइस चेयरमैन की प्रेजेंस में, लैंड कमिश्नर की प्रेजेंस में, प्लानिंग कमिश्नर की प्रेजेंस में और तमाम डिपार्टमेंट के कमिश्नर जब उसमें बैठते हैं कमेटी में, और दिल्ली गवर्नमेंट के 2 विधायक उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के, और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव उसमें होते हैं। तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के उसमें एडवाइजरी कमेटी में होते हैं। 3 कॉर्पोरेशन मेंबर, हमारी अलग अलग कॉर्पोरेशन है 3 जगह की, शाहदरा जोन की, नई दिल्ली की और साउथ जोन की, इनके एक कॉर्पोरेशन मेंबर उसमें सदस्य होते हैं। इन सबके साइन होते हैं उस पे। जब भी कोई रेजोल्यूशन वहां पास होता है, कोई मैप पास होता है, कोई लॉ पास होता है डीडीए की तरफ से, तो जब मीटिंग होती है तो मीटिंग के कोरम में जब ये लोग बैठते हैं तो सबके साइन होते हैं। तो मैं ये कैसे मान लूं कि आप लोगों को नहीं पता था, आप लोगों को पता था, या आपको नहीं पता था, तो इसका मतलब या आपका डीडीए में मेंबर होने का कोई अर्थ ही नहीं है। हमने ये चीजें देख ली, समय पे संगम बिहार के लोगों को बोल के डीडीए में ऑब्जेक्शन फाइल करा दिए और डीडीए आपको बुलाएगी। जिन जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं
उनके पास मैसेज आएगा कि आपने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, बताइए आपने जो आपत्ति दर्ज की है इसके बारे में आप क्या कहते हैं, क्यों आपने कही कि ये रेत क्षेत्र नहीं है। तब आपको जवाब देना होगा डीडीए में कि ये रेत क्षेत्र है या नहीं है। इसके भी लिए मैंने एक तरीका निकाला कि जितने लोग यहाँ बसे हुए हैं सबके पास वो पावर अटॉर्नियां हैं, उन पावर अटॉर्नी में खसरे नंबर दिए हुए हैं आपके। खसरा नंबर इतना, रेवेन्यू स्टेट तुगलकाबाद एरिया। आप उस खसरे नंबर की अपने एरिया के जो पटवारी हैं एसडीएम कोर्ट बत्रा के पास बैठते हैं, उनका नाम है शेखर, उनके पास एक सिंपल एप्लीकेशन लेके जाओ, ब्लैंक पेपर पर लिख के कि ये मेरा खसरा नंबर है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये तुगलकाबाद क्षेत्र में पड़ता है, इसकी मुझे खतौनी दी जाए 1980-81 की। इसके बाद की नहीं लेनी है, 80-81 की लेनी है, क्योंकि तमाम नोटिफिकेशन 86 में हुए, 88 में हुए, 98 में हुए। उससे पहले ना कोई रिज का नोटिफिकेशन था ना कोई और चीज थी। तो आपने ये खतौनियां जरूर ले लेनी है। जब आप जाएंगे डीडी आपको बुलाएगी तो आप उस खतौनी को लेकर जाएंगे और अपने जवाब में कहेंगे कि ये देखिए मेरा खसरा नंबर, ये निजी मलकियत में बसा हुआ हूँ, कोई रिज क्षेत्र नहीं है। तब आपकी ये जो डीडीए ने गलती की है इसमें सुधार होगा। अब क्यों नहीं कही लोगों ने ये बात, क्यों नहीं हमारे स्वर से स्वर मिलाया? क्योंकि ये डर गए, ये लोग डर गए जनप्रतिनिधि। इनको ये लगा कि यार ये बात हमें क्यों नहीं पता लगी, हमने क्यों नहीं उठाई, तो हमारा विरोध स्टार्ट कर दिया। हमने कहा हम किसी बात से नहीं लड़ेंगे, हम तुम्हारी तरह वोट की राजनीति नहीं कर रहे, हम जनता के हित की बात कर रहे हैं, वही करेंगे जो सही है। इसीलिए हमने ऑब्जेक्शन फाइल कराए, इसीलिए हम कहते हैं अपनी अपनी खतौनी निकलवा लीजिए, वही आपका हथियार है। इसके बाद कितनी लड़ाई है हमारी मास्टर प्लान में, हम रास्तों को बनाने की लड़ाई लड़वा रहे हैं। जो रास्ते हमें दिए हैं हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन रास्तों में किसी के मकान आ रहे हैं तो हम सरकार को ये कह रहे हैं कि इनको जबरदस्ती ना हटाया जाए। आज का जो सर्कल रेट है, सरकार सर्कल रेट पे काम करेगी। अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट रेट दे दो, नहीं देगी, सरकार देगी सर्कल रेट जहां भी वाजिब होगा। तो हम सरकार से यही कह रहे हैं, जो सर्कल रेट है, जो रोड में जिनके मकान आ रहे हैं उनको सर्कल रेट दिया जाए और उनकी जो मकान की लागत लगी हुई है 7 लाख, 14 लाख, 20 लाख, वो उनको दी जाए और पहले उनकी लागत और मकान की जमीन की कीमत देके तब उनको वहां से हटाया जाए। ये भी हमने सरकार से कहा, क्योंकि रास्ते हमें चाहिए। आपको रास्ते चाहिए या नहीं, आपसे जानना चाहता हूँ। रास्ते चाहिए। देखो शरीर में जो ब्लड दौड़ता है वो नसों में दौड़ता है, कहीं भी ब्लॉकेज हो जाएगी शरीर वहीं पैरालाइज हो जाएगा। ये सीधा सीधा विज्ञान है। ऐसे ही किसी एरिया के बारे में बड़ी सीधी बात है, रास्ते नहीं होंगे तो क्षेत्र पैरालाइज हो जाएगा। ना तो आपके बच्चे समय पे स्कूल पहुंच पाएंगे, ना बीमार व्यक्ति को समय पे पहुंचा पाओगे हॉस्पिटल, ना ही आप काम पे आना जाना आपका सुगम होगा। आप कालकाजी चले जाओ, एक ऑटो वाले से कहो कि यार संगम बिहार में के ब्लॉक जाना है, अगर वो आपको लेके आ जाए वो मना कर देगा छूटते ही कि मैं नहीं जाऊंगा। वो हमदर तक तो आ जाएगा, संगम बिहार में नहीं आएगा। ये स्थिति पूरे क्षेत्र की है। संगम बिहार के नाम से ऑटो नहीं मिल सकता, ऐसी दुर्दशा है। हम कहने को तो इस दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, लेकिन हमारी दुर्दशा पिछड़े क्षेत्र के गांवों से भी बुरी है। सही स्थिति तो ये है। हमने इसको सुधार करने का बीड़ा उठाया है कि हम मास्टर प्लान के ये जो अर्बन एक्सटेंशन का रोड है उसके 100 करोड़ रुपए मंजूर हो गए। हमने आवाज उठाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिले, दबाव बनाया, 100 करोड़ रुपए सरकार ने उसको मंजूर कर दिए और उसका काम स्टार्ट हो गया। पहले चरण में वो वसंत कुंज तक बढ़ के आएगा नजफगढ़ की तरफ से, और दूसरे चरण में यहाँ से बढ़ के कालकाजी तक जाएगा। उसमें इस संगम बिहार का कोई मकान नहीं आ रहा। एम ब्लॉक के 145 मकान उसमें आ रहे हैं। जब ये बात मुझे पता लगी, मैं एम ब्लॉक गया, मैंने तमाम लोगों से 5-5 ऑब्जेक्शन फाइल कराए, प्रधानमंत्री को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, सीएम को, डीडीए को, और अर्बन अपने जो हरदीपुरी जी हैं उनको भिजवाए कि भाई या तो रोड थोड़ा मोड़ दो, लोगों के मकान बच जाएंगे, और नहीं मोड़ते तो इनको कंपनसेशन देकर हटाओ। जो मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या चाहते हैं। और ये बात मैंने तभी कही जब उन लोगों ने सहमति जताई, हाथ खड़े करके लोगों ने कहा कि अगर रोड नहीं मुड़ता है तो हमें मुआवजा दिया जाए। वही बात मैं सारे क्षेत्र में कहता हूं कि कहीं किसी को हटाते हो
तो उसकी जमीन की लागत और उसके मकान की लागत देकर उसको हटाओ। यही हमारी लड़ाई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई संगम विहार में अभी मकान नहीं टूटेगा। पहली बात तो मैं साफ कर दूं, मैंने कभी नहीं कहा कि संगम विहार टूट रहा है। मैंने कहा रिच क्षेत्र में दिखाया है, इस गलती को ठीक कराना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि आज आपने ठीक नहीं कराया, कल किसी ने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में, कल कोई कोर्ट में एप्लीकेशन लेकर चला गया कि आपने जी रिच क्षेत्र के दूसरे मकान तोड़ दिए, ये भी तो रिच क्षेत्र है, यहां भी तोड़ो। तब सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को पलटेगा नहीं, वो यही कहेगा सरकार से लाओ भाई जवाब दो, रिज है कि क्या है। तो वो कहेगा जी हमने तो रिज में दिखा रखा था, किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किए, तो फिर क्या ऑर्डर होंगे। तो मैं वो बात कह रहा हूं कि भविष्य को देख के चलो, फिर क्या ऑर्डर होंगे। इसलिए जरूरी है कि इसको रेक्टिफाई कराएं, इस भूल को ठीक कराएं। आज हरे में दिखा रखा है, पीले में दिखाइए, रेजिडेंशियल क्षेत्र दिखाइए, यही हमारी लड़ाई है। इसीलिए मैंने संगम विहार को लगाया और लोगों को ये सब चीजें मैंने करने के लिए कही। आप सबसे भी कह रहा हूं, आखिरी हथियार है हमारे पास, असली हथियार है हमारे पास, खतौनी का होना। खतौनी अपनी निकलवा लीजिए, पटवारी के पास कोई पैसा नहीं देना। कोई पटवारी पैसा मांगे तो मेरा फोन नंबर ले लीजिए, मैं बात करूंगा पटवारी पैसे कैसे मांगेगा। सिंपल एप्लीकेशन लिखो और उसको कहो कि मेरे एरिया की खतौनी दे दे, इस खतरे नंबर की खतौनी दे, वो आपको देगा। आपको खुद पता लग जाएगा मैं कहां बसा हुआ हूं। मैंने ये भी बात कही है, चाहे कोई कहीं बसा हुआ है, चाहे रिज में ही बसा हुआ है, मान लीजिए हम 40 साल से बसे हुए हैं, तब तुम्हारी आंखें बंद थी। अगर हम रिज में भी बसे हैं तब तुम्हारी आंखें बंद थी। 6 विधानसभाएं तुमने दिल्ली में बना ली, आपने क्या किया हमारे लिए। आज तुम हमारे ऊपर रिज का जो तलवार लटका रहे हो, इतने दिन से आप कहां सोए हुए थे। तो ये सब चीजें हैं, ये लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती से लड़ी जाएगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। हम लोगों ने एक और बात मैं आपको बता दूं, डीडीए में एक चैप्टर आया हुआ है 2041 के मास्टर प्लान में, उसमें यह लिखा हुआ है कि 30 फुट की गलियां होनी चाहिए कॉलोनी में। क्या समझे आप? 30 फुट की कॉलोनियां गलियों में होनी चाहिए, गली 30 फुट की होनी चाहिए। यह संभव है? आपसे पूछता हूं, संभव है? 30 फुट की गली करने के चक्कर में तो सारा संगम विहार मैदान में बदल जाएगा। कहां से होंगे? 30-30 फुट के तो घर हैं हमारे, 15-15 फुट के रोड हैं। अगर इनको 30 फुट करने लगी गवर्नमेंट तो हमारे तो सारे घर खत्म है। अब सरकार का ये चैप्टर मास्टर प्लान में है, वो कहते हैं अगर 30 फुट का रोड नहीं होगा आप रजिस्ट्री करा लो, कोई दिक्कत नहीं। 30 फुट की गलियां नहीं होंगी तो रिक्रिएशन का चैप्टर किया जाएगा संगम विहार में। आपने कई बार अखबार में भी पढ़ा होगा कि अनऑथराइज कॉलोनियों में रिक्रिएशन किया जाएगा। रिक्रिएशन क्या है? लैंड पूलिंग की जाएगी, दोबारा से बनाया जाएगा। ये डीडीए नॉर्म्स हैं, मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, कोई भी आ जाए मेरे सामने इस मामले में। लिखी हुई चीज जो मास्टर प्लान में है मैं वो बोल रहा हूं, मैंने नहीं लिखा मास्टर प्लान, मैंने उसमें कोई बदलाव नहीं किया। हम तो बदलाव के लिए लड़ रहे हैं कि गलतियां तुम करो, भुगते हैं हम, कॉलोनियां तुम काटो, जेबें तुम्हारी भरी जाए, वोट के डब्बे तुम्हारे भरे जाए और मरे गरीब जनता। आज अगर रिक्रिएशन की तुम बात करोगे तो हम तो खत्म है, हमारे पास 30 फुट की गलियां ही नहीं है। तब ये क्या करेंगे? अब ये डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मेरा जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है और बहुत साफ है। डीडीए ने जे जोन में 20 मंजिल की बिल्डिंग दिखाई हुई है, क्लियर। जो एक नक्शा फ्रेम होता है जिसमें एक विजन दिखाई देता है किसी सरकार का, वो आज करे, 10 साल बाद करे, 2041 में करे। ये सरकार का काम है, कितने दिन में करेगी। उसने 20 मंजिल की बिल्डिंग दिखा दी यहाँ पे कि हमारा विजन ये है, साउथ दिल्ली को हम ऐसे डेवलप करेंगे। ये जे जोन है, उसमें इस तरह का विजन उसने दिखाया है। आप कहेंगे तो मैं वो नक्शा भी आपको भेज दूंगा। अब ये होगा कैसे? आपने रजिस्ट्री करा ली, आपके ब्लॉक में 1000 मकान है, मान लीजिए रजिस्ट्री होगी, 100-100 गज के, 50-50 गज के, 1000, 2000 मान लीजिए 50-50 गज के मकान है। जिन मकानों की रजिस्ट्री होगी उनका तो डाटा क्लियर हो गया कि ये हमारे पास इतने लोगों को हमने पेमेंट देनी है, और जिनकी रजिस्ट्रियां रिजेक्ट होगी वो बिल्डोजर के पंजे पे आ गए कि इनको हमने कुछ देना ही नहीं है, क्योंकि ये तो अवैध बसे हुए हैं, बिल्कुल इनके पास मालिकान है ही नहीं, इनको तो हम हटा सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक डेवलपर की एंट्री होगी। एक डेवलपर होता है जैसे अंचल का, आपने नाम सुना होगा, ये बड़े डेवलपर हैं जिनके पास 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो चला सकते हैं। ऐसे डेवलपर की एंट्री हमारे यहाँ हो जाएगी। वो डेवलपर क्या कहेगा
कि जिनकी रजिस्ट्रियां हैं वो अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दो। मैं आपको आज के रेट दे रहा हूं और आपके मकान की लागत दे रहा हूं। हम इस एरिया को दोबारा से बिल्डअप करेंगे। अब आपके पास 1000 मकान है 100 गज के, अगर एवरेज मकान की कीमत 70 लाख रुपए है तो 700 करोड़ रुपए में वो 1000 मकान खरीदेगा। उसको इस एरिया में जितने रास्ते हैं वो फ्री मिल जाएंगे, उसकी कीमत और भी आधी कम हो जाएगी। वो जो 700 करोड़ में खरीदेगा वो 500 करोड़ की लागत पे उसको मिल जाएंगे, क्योंकि उतने रास्ते उसको फ्री मिल रहे हैं, उसकी तो कोई कीमत देनी नहीं ना उसको। अब वो यहाँ पे बनाएगा 20 मंजिल की बिल्डिंग रिक्रिएशन में। आपको कहेगा कि ऑफर ये है कि मैं फ्लैट बना रहा हूं, 1 रूम सेट, 2 रूम सेट, 3 रूम सेट, 4 रूम सेट। 4 रूम सेट की कीमत 2 करोड़ रुपए है या 1.5 करोड़ रुपए है। 2 रूम सेट की कीमत 80 लाख रुपए है। 1 रूम सेट की कीमत 25-30 जो भी वो तय करेगा, क्योंकि वो आपको कहेगा कि मैं रोड दूंगा, पार्किंग दूंगा, सारी चीजें दूंगा, खुली जगह दूंगा। आपका मन करे, आपका प्रीफरेंस हो तो पहले यहाँ फ्लैट ले सकते हैं, आपका प्रीफरेंस नंबर बने, क्योंकि आपकी जमीन लेके हम फ्लैट बना रहे हैं तो आपका प्रीफरेंस हो जाएगा। अब आपका मकान तो बिक गया 30 लाख में, फ्लैट की कीमत आ गई 50 लाख रुपए, आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। तब वो कहेगा मैंने तो आपको मकान की कीमत दे दी, प्रीफरेंस आपको, आप फ्लैट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप आसपास मालूम कर लीजिए, बसंत कुंज में, साकेत में या शूटिंग रेंज के पास 1 करोड़ रुपए से कहीं कोई फ्लैट कम नहीं है। ये तो प्राइम लोकेशन हो जाएगी साउथ दिल्ली की, तो यहाँ तो फ्लैट की कीमत 1.5 करोड़ होगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि वो रीजनेबल भी रखे, तो जिसका 50 लाख का मकान बिकेगा वो 80 लाख का फ्लैट तो नहीं कर सकता ना। आज आप 25 गज में 4 मंजिल बना के रहते हैं, आपके बच्चे और परिवार उसमें एडजस्ट हो जाता है। जब एक फ्लैट ही मिलेगा तब कैसे एडजस्ट होंगे? तब आपको वो कहेगा कीमत मैंने दे दी, चाहे होटल बस जाओ, चाहे मुरादनगर में जाकर बस जाओ, आपकी चॉइस है। बात खत्म होगी। जितनी दुकानें चल रही हैं, जितने लोगों ने यहाँ अपने अपने काम धंधे खोल रखे हैं घरों में, वो फ्लैटों में तो खोल नहीं सकते ना, वो सारे बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जगह अलग बढ़ेगी, जिसमें वो अपनी दुकानें अपने हिसाब से अपनी कॉस्ट में बेचेंगे। वो मेरे और आपके बस की खरीदी तो रहेगी नहीं, तो वो चीजें भी आपके हाथ से चली गई। बस ये है कि दिल्ली लंदन बन जाएगी और जो गरीब तबका यहाँ रहता है वो यहाँ से उजड़ के कहीं और मजबूर हो जाएगा जाने के लिए। ये रिक्रिएशन है और ये क्लियर कट मास्टर प्लान में लिखा हुआ है। कोई पॉलिटिकल आदमी आपको बताएगा नहीं। क्यों नहीं बताएगा? कि अगर वो ये बताएगा तो उसकी वोटें कहाँ चली जाएंगी, लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। मैं तो वोट लेने नहीं आया, मैं तो जनता की बात करने आया हूँ। जनता को जो भय है, जो हमारी स्थिति आने जा रही है, वो बताने आया हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले तो इस रिज के क्षेत्र से निपटेंगे, इसको हटवाएंगे, उसके बाद जो सरकार की दूसरी योजना आएगी तो फिर उससे निपटेंगे। तो ये सब चीजें हैं जिनकी हम लड़ाई कर रहे हैं। अभी आपने हिंदुस्तान पढ़ा होगा, आज का हिंदुस्तान आज ही का आया प्रमोद जी, रमेश जी, आज के भी आया है ना हिंदुस्तान में। आज के हिंदुस्तान में आया है, इससे पहले 8 अगस्त के हिंदुस्तान में आया था। अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लगी हुई है। जितने लोग हाई टेंशन के नीचे बसे हुए हैं, जितने तमाम लोग दिल्ली भर के, मैं यहाँ नहीं कह रहा कि यहीं के, उन सबके लिए नोटिस है कि आप अवैध रूप से बसे हुए हैं, ये सारी जगह खाली कर दीजिए। 400 केवी हाई टेंशन के नीचे 52 मीटर का रास्ता, 170 फीट का रास्ता, सेंटर की जगह से 170 फीट क्लियर रास्ता चाहिए। और जो 200 केवी की लाइन है जो हमारे यहाँ से जा रही है, इसके लिए 35 मीटर का रास्ता, 35 मीटर 100 मीटर से ज्यादा का रास्ता, बड़ा क्लियर उन्होंने लिखा है, इसको खाली कर दो। ये ओपन नोटिस है, किसी के घर पर नोटिस चिपकाने की जरूरत नहीं है उन्हें कि आप अवैध हैं, आपने जबरदस्ती कब्जा करके इसके नीचे बस गए, इसको खाली कर दीजिए। ये नोटिस 2 बार मेरी नॉलेज में आ चुका है। हमने अभी 2-3 दिन पहले इसके बारे में बड़ी मीटिंग की थी एल ब्लॉक के अंदर, और हमने कहा कि भाई ये जो जमीन है आपकी जिसमें आप बसे हुए हैं, ये किसान की जमीन थी। जहां भी आप बसे हुए हैं, कहीं पहाड़ी में जा रही है तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन जिन खेतों में आप बसे हुए हैं वो तो किसान से खरीदी ना उन लोगों ने जमीन। बिजली विभाग ने जब वो बस रहे थे, कोई हटाने की कोशिश नहीं की। 40 साल से लोग बस गए। सबसे गरीब आदमी ने वहां मकान बनाया, जिसके पास पैसा नहीं था, जिसको सबसे सस्ती जमीन मिल रही थी, उसने हाई टेंशन के नीचे घर बना लिया। मैं मानता हूं कि हाई टेंशन के नीचे घर बनाना गलत है, मैं मानता हूं, मेरी निजी जो राय है वही है, क्योंकि कोई भी गलत घटना घट सकती है, इतनी पावर की लाइन है वो। लेकिन अब लोगों ने घर बना लिए, पैसे देके घर बना लिए,
आपने कभी नोटिस नहीं लगाया कि मत बनाओ, आपने समय समय पर कभी जनता को अवेयर नहीं किया कि हाई टेंशन के नीचे जो लोग बस रहे हैं भाई यहाँ मत बसो। लोगों को भी समझ होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने भी कभी चेताया नहीं। अब लोग बस गए वहां पे 40-40 साल से। जिन किसानों की जमीन थी उन्होंने पैसे लेके उनको जगह दी। सरकार ने, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, एक पैसा देकर वो जमीन नहीं खरीदी। कहीं भी दिल्ली में जो पोल लगाए हुए हैं सेटअप खड़ा कर दिया और तार खींच दिए। ना किसी को कभी कंपनसेशन दिया, ना किसी ने सरकार से उन खंभों का कंपनसेशन लिया। क्योंकि मैं देवरी गांव में रहता हूं, मैंने लोगों से पूछा था, बुजुर्गों से पूछा, अपने पिताजी से पूछा कि ये क्या मामला है, क्या इसके नीचे कोई सरकार ने पैसे दिए थे जमीन लेने के लिए? कह रहा जमीन ली कहां, खंभे खड़े कर दिए, ऊपर से तार ले गए। किसान तो सादे थे, होते थे, कह दिया यार लाइट आएगी हमारे क्षेत्र में, खंभे ही तो गड़ रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, नीचे खेती हो ही रही है। आज सरकार कह रही है कि तुम्हारी जमीन नहीं है हमारी है, तो सरकार की कैसे हुई? तो हमने कहा भाई इनको अगर उजाड़ो, आज उजाड़ो, तो इनको कहीं 2 कमरे का फ्लैट दे दो। कमी क्या है सरकार के पास? 69,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली सरकार के पास। फ्री राशन दे रही है, पानी दे रही है, बिजली दे रही है। तो जिन अगर खाने के लिए दे रही है तो जो परमानेंट आशियाने हैं अगर उनको उजाड़ो तो 2 कमरे का फ्लैट दे दो, नहीं तो इनको सर्कल ना रेट भी ना दो तो आधी कीमत दे दो। इनके मकानों में जो कुछ लगा है वो पैसे दे दो, एक मंजिल ही तो बड़े हुए हैं, वो पैसे दे दो, इनकी कीमत दे दो, बेचारे भी कहीं बच जाएंगे जाके, गरीब तबका है। तो कुल मिला के सरकार जो उजाड़ने पे चल रही है हम इसका विरोध करेंगे। चाहे मास्टर प्लान के रास्ते हमें चाहिए, लेकिन किसी को उजाड़ोगे तो पैसा दो। ये जगह जगह से मेरे पास फोन आ रहे हैं। अभी आयानगर से फोन आया था आज दिन में, छतरपुर के पास जो राजपुर एक्सटेंशन है वहां के लोग आए मेरे पास, कह रहे भाई साहब क्या करें? भाई एक ही रास्ता है, अपनी मांग को तेज कर दो, आज उजाड़ो, आज के पैसे दे सरकार। कोई कमी नहीं है सरकार के पास पैसे की, अगर वो हमें उजाड़ती है तो आज के पैसे दे दे, हम खुशी खुशी अपने घर छोड़ देंगे। भाई तुम जबरदस्ती हमें क्यों उजाड़ते हो? यही हमारी लड़ाई है कुल मिला के। और इन्हीं चीजों को लेके हम संगम बिहार के लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आपकी लड़ाई आपकी है। मास्टर प्लान 2006 में तैयार हो गया था, आप खुद देखो किसी ने आज तक मास्टर प्लान के रोड का जिक्र किया? कभी सुना मास्टर प्लान आपने? नहीं सुना, क्योंकि कोई नहीं बताएगा, क्योंकि करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और इन लोगों को जरूरत क्या है? हमें बिजली, पानी में, नाड़ी में, खरंजे में, इन्हीं में उलझा के रखो। ये कोई समस्या है जिनको तुम इनको भी नहीं ठीक पा रहे? हम रात दिन उन्हीं में उलझे रहते हैं कि मेरे घर पानी नहीं आ रहा। पानी के लिए हमने लिखा है, पानी के लिए हमने लिखा है इस क्षेत्र के लिए कि हमारे पहाड़ में 15 से 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, रिज एरिया, हजारों खाने हैं, क्योंकि पत्थर निकले यहाँ से। सारी दिल्ली और एनसीआर यहाँ के पत्थरों से बन के बिल्डिंगें तैयार हुई। डेस्ट गया यहाँ से, पत्थर गए, बजरी गई, तमाम चीजें यहाँ से निकली, तो बड़ी बड़ी खाने बन गई, हजारों खाने। आपने बड़कल रेख देखी होगी, वो तो छोटी सी लगेगी, उन खानों को देखोगे तो डर लगेगा उसमें एक बार झांकते हुए। 100 फीट गहरी खान है और 3-3, 4-4 एकड़ में फैली हुई है, जिनमें से माइनिंग हुई है। हमने कहा 20-30 जगह थे, जमुना का पानी डाइवर्ट करके इन खानों कर दो, थोड़े थोड़े कहीं चेक डैम बनाने, चेक डैम बना दो। इतनी बड़े क्षेत्र में वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगी। आप यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग करो, घर में आपका 20-30 हजार रुपए का खर्चा आएगा, आप पाइप डालोगे, सेटअप बनाओगे। वहां तो आपने कोई भी खर्चा नहीं करना, सिर्फ पाइप लाइनों के माध्यम से पानी खानों में भर दो। आप यकीन मानो 4-5 साल की प्रैक्टिस में इस क्षेत्र का वाटर लेवल जो है ना 50 फुट पे आ जाएगा। क्या करना है? जमुना ओवरफ्लो होकर चलती है बरसात में, इतना पानी जाता है, रोज कहते हैं जमुना खतरे के निशान से ऊपर चली गई। अरे 20-30 जगह से पाइपलाइन बड़ी डालो और पहाड़ में बूस्ट करके डाल दो। आपने सिर्फ बूस्टिंग करनी है, पानी वहां पर जाएगा। बरसात का पानी मीठा होता है, बिल्कुल बढ़िया पानी बरसात का, मीठा पानी उन खानों में जाएगा, जमीन में नेचुरल फिल्टर हो जाएगा। और आपके पूरे दिल्ली, साउथ दिल्ली की, गुड़गांव की और फरीदाबाद की सारी वाटर जो पीने के पानी की समस्या है परमानेंट खत्म। ट्यूबवेल के नीचे बैठा नहीं जाएगा, इतना तेज प्रेशर हो जाएगा। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ ये बात? हमारे देवड़ी में एक बांध लगा था, जब वो बांध लगाया गया उससे पहले देवड़ी का वाटर लेवल वो 100 फीट के आसपास था। जब बांध लग गया तो बांध के पीछे पानी रुकने लगा। अब तो वहां कॉलोनियां डेवलप होगी, पानी नहीं रुकता, बह के निकल जाता है। फिर वो पानी रुकने लग गया, जिसमें एक कुमार मोरले का बांध था, एक मसानी का बांध बोलते थे, आगे पुलिस चौकी का बांध था। इन 3 बांधों में पानी भर जाता था। जब ये पानी भरा रहता था तो हमारे गांव का, आसपास का पूरा गांव का, देवड़ी के क्षेत्र में और संगम बिहार के क्षेत्र में 20 फुट पे पानी था जब 81 में एक कॉलोनी बसी थी। धीरे 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 आज हम 700 पहुंच गए।
सरकार इस योजना को लागू कर दे। मैंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, सीएम को लिख रहे हैं, सब जगह लिख रहे हैं, हरियाणा के सीएम को लिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा का मिला हुआ मैटर है कि भाई इस योजना पे आप काम कर दो। यहाँ तो जितने टैंकर में आप साल में पैसे खर्च करते हो उससे कम पैसों में ये योजना तैयार हो जाएगी और वाटर लेवल परमानेंट खत्म हो जाएगी। तो विजन होना चाहिए सरकार के पास कि हम 20 साल के आगे के भविष्य को कैसे देख के चलें, हम इस संगम विहार के भविष्य को, इन लोगों के भविष्य को देख के कैसे आगे काम करें। इन सब चीजों की लड़ाई है। कोई संगम विहार को ये नहीं मैं डरा रहा कि टूटेगा, हमने सिर्फ ये कही ये स्थिति है, इसका बचाव ये है, बरसात आने वाली है, छाता ले लो, हमने सिर्फ इतनी बात कही और लोगों ने हमारी बात मानी। मुझे इस बात की खुशी है कि लोग मेरे साथ आए, घरों से निकल के उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किए, आज भी कर रहे हैं। तमाम पढ़े लिखे लोग जो फ्लैट्स में रहते हैं देवड़ी में और आसपास, तमाम लोगों ने देवड़ी और खानपुर को अनऑथराइज दिखा दिया, उन्होंने उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन फाइल किए कि भाई तुगलका काम तो भी रेजिडेंशियल हो गया। क्यों हो गया भाई तुगलकाबाद रेजिडेंशियल, नेमसराय रेजिडेंशियल, सतबड़ी रेजिडेंशियल, राजपुर गांव रेजिडेंशियल और सैदलाजाव गांव रेजिडेंशियल और खानपुर और देवड़ी गांव वैसे ही अनऑथराइज जैसे देवड़ी, जैसे संगम विहार क्षेत्र अनऑथराइज। हमने इसके भी ऑब्जेक्शन फाइल कराए कि भाई भारत सरकार नहीं बनी थी उससे पहले और देवड़ी खानपुर बसे हुए हैं ना, कोई डीडीए नहीं बनी थी, कोई मास्टर प्लान नहीं आया था, हम तब से बस रहे हैं और तुम हमें भी अनऑथराइज कर रहे हो। तो ये सब चीजें गलतियां हैं जिनको हम सुधार करने के लिए फाइट कर रहे हैं और इसी के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। तो मैं आपसे अपील करूंगा, अपनी खतौनियां निकलवाइए। अगली लड़ाई हमें अपने आप को बचाने की है क्षेत्र से, वो खतौनियां बचाएंगी हमें। खतौनियां आपको फिर बता रहा हूं, एसडीएम कोर्ट में शेखर नाम का पटवारी बैठता है बत्रा हॉस्पिटल के पास, वहां आप जाएं, सिंपल एप्लीकेशन लिखें, वो आपको आपकी खतौनी देगा 3-4 दिन के अंदर, जरूर देगा। नहीं देगा तो एक 10 रुपए की आरटीआई लगती है, सीधी सी आरटीआई फाइल करो कि हमारे इस खसरे नंबर की खतौनी दो, 1 महीने के अंदर देगा। तो ये तरीके हैं, हमें सब तरीके पता है, हम आपकी लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। बस आपका सहयोग अपेक्षित है, हमें किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए, किसी से कोई मतलब वैसी फाइनेंशियल मदद नहीं चाहिए। हम इस लड़ाई को आपके सहयोग से लड़ लेंगे। जहां भी जुड़ भी आपको कह देंगे भाई 50 स्कूटर वाले चाहिए, सबके पास स्कूटर है, स्कूटर पे बैठ के 2-2 आदमी आ जाना, हमें पैसे इकट्ठे करने की जरूरत क्या है। तो हमारी लड़ाई बिना पैसे की है, बस लोगों को सहयोग चाहिए। इन सब के साथ धन्यवाद करता हूँ।